वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट। गुड इवनिंग क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स क्लासेस को लेकर। आज हम 31 जनवरी के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये सेशन आपके यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में देखेंगे और जो बाद के क्वेश्चन हैं उसे वनडे एग्जाम के फॉर्म्स में यानी कि वन लीनियर क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए और आप मेरे पिछला भी सेशन आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे करंट के टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास का पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम उसे शॉर्ट वे में रिवाइज़ कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये हमारा इनिशिएटिव पहुंच सके और वो इस चीज़ का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। ठीक है, जैसा कि इसका पहला ऑप्शन ए यानी कि ओटावा कनाडा की राजधानी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कनाडा की राजधानी की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कनाडा किसी न किसी मुद्दे में रहा होगा, किसी न किसी करंट के टॉपिक में रहा होगा, तभी हम कनाडा की बात कर रहे हैं। तो अभी एक नया रिसेंट कनाडा में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा और वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं मेनली उनके द्वारा, जिसकी वजह से जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनको जो है अपनी फैमिली के साथ एक सीक्रेट प्लेस पर जाना पड़ा, क्योंकि उनको डर से, मतलब उनको लोगों के डर की वजह से एक सीक्रेट प्लेस पर जाना पड़ा अपनी फैमिली को लेकर, जिसकी वजह से उसके बाद नहीं पता कि वो करंट समय में है कहाँ। अब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो ने एक बिल पास किया, या फिर कहा जाए एक आवोदी की जैसे एज अ पीएम, कि वहाँ कनाडा के जितने भी लोग हैं या फिर जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको कनाडा की सीमा को पार करने के लिए उनका वैक्सीनेशन जो है मैंडेटरी है, यानी कि उनके लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। कोविड का वैक्सीनेशन अनिवार्य है। अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो उनको कनाडा की सीमा के अंदर आने नहीं दिया जाएगा, या फिर जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ की जनता द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी क्यों किया गया, ये वॉलेंट्री होना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो वैक्सीनेशन कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। तो उस चीज़ को लेके एक विवाद रहा कि जब गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि वहाँ पे भी कनाडा में भी एक लोकतंत्र ही चलता है, डेमोक्रेसी है, कनाडा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है। बट इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई कानून गवर्नमेंट ने पास कर दिया तो उसे हम मानते ही मानते हैं, जनता द्वारा। रेयर केसेस में होता है, जैसे हम एनआरसी के केसेस में देखे थे हमने, ये सब केसेस तो रेयर ही होता है। किसान बिल के केसेस में देखा तो जो किसान लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो रेयर ही होता है कि हम प्रोटेस्ट करें और उनको मानने से इनकार करें। बट कनाडा में क्या हुआ कि वहाँ के चूँकि डेमोक्रेसी है तो जनता ने ये मानने से इनकार कर दिया कि हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे ही लगवाएंगे, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं कि ना लगवाएं। यहाँ तक जब ये बात आई तो उसके पहले ही कनाडा में लगभग 90% जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करा लिया है। 83% जो वहाँ की पॉपुलेशन है, यानी कि जो जनता है वहाँ की पॉपुलेशन है, उसने भी वैक्सीनेशन करा लिया, यानी कि 83% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। तब भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसे फ्रीडम कॉन्वॉय के रूप में देखा जा रहा है। किसके रूप में? फ्रीडम कॉन्वॉय के रूप में देखा जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो सारी जनता जो वहाँ पे सड़कों पे उतरी है, ट्रक ड्राइवर से लेके सब चीज़, देखिए ट्रकें खड़ी हैं, प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अब हम यहाँ पे मैप में देखते हैं कि कनाडा कहाँ है, तो कनाडा ये है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, यूएसए के ठीक ऊपर कनाडा पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है कनाडा। ठीक है, जिसकी राजधानी हमने पहले ही बताया ओटावा है। ये देखिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मस्ट गो, ये उनके बारे में लिखा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो मस्ट गो, नो वैक्सीनेशन मैंडेट्स। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो
हमने क्या क्या बातें की कि यहाँ पे वैक्सीनेशन को लेके मैंडेटरी किया गया, इसलिए लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन हमारी इच्छा पर निर्भर है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर करने के लिए वैक्सीनेशन को मैंडेटरी बनाया गया, ये 15 जनवरी की बात है। 15 जनवरी को ऐसा किया गया, जिसके बाद अभी लोग सड़कों पर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इसीलिए मुद्दे में था। कनाडा की हमने बात की, कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा बीजिंग ओलंपिक उद्घाटन समारोह में कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 32 देशों को आमंत्रित किया गया है चीन द्वारा ओलंपिक उद्घाटन के लिए। तो ये कौन से ओलंपिक हो रहे हैं? ये शीतकालीन ओलंपिक हैं। ठीक है, कौन से ओलंपिक हो रहे हैं? शीतकालीन ओलंपिक हो रहे हैं। जो हमारा अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ था वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। शीतकालीन ओलंपिक हमारा चाइना में हो रहा है, बीजिंग में। ठीक है, उसके उद्घाटन समारोह किया जाएगा, जिसमें जो है 32 देशों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि ये थोड़ा सा चीज़ें विवाद में क्यों रहीं, क्योंकि ये देखिए हम देख सकते हैं 32 किन किन देशों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर है इमेज, बट इसको आप ध्यान दे के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विवाद का विषय क्या रहा? यहाँ पे विवाद का विषय ये रहा कि इमरान खान, और ऐसा मतलब प्रस्तावित था, इमरान खान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान यानी जो हमारे पाक के पीएम हैं इमरान खान, वो और व्लादिमीर पुतिन रशिया के, उनसे जो है उनकी बैठक की बात की जा रही थी कि इमरान खान और पुतिन की बैठक होगी साथ में। बट पुतिन ने सीधे मना किया है कि इमरान खान से उनकी कोई ऐसी वार्ता नहीं होने वाली, कोई बैठक नहीं होने, बजाय कि पुतिन की चाइना के साथ यानी रशिया और चाइना की बैठक होने वाली है, ये बीजिंग जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान भी चाइना जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान भी चाइना जा रहा है। पाकिस्तान चाइना क्यों जा रहा है, उससे बात क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसे $3 बिलियन की लगभग $3 बिलियन का ऋण चाहिए, जबकि इससे पहले ही पाकिस्तान और रूस के बीच में मतलब पाकिस्तान ने चाइना से ऑलरेडी $11 बिलियन का ऋण ले रखा है। ठीक है, जिसे अभी तक उसने नहीं चुकाया, पर उसको $3 बिलियन की और ऋण चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये जो शीतकालीन ओलंपिक हो रहा है, वहाँ पे जो है यूएस द्वारा बाइकॉट किया गया है। ठीक है, यूएस के बाइकॉट किया गया है कि वहाँ के यूएस द्वारा बाइकॉट किया गया है। यूएस से रिलेटेड जितने भी कंट्री यानी कि यूएस के समर्थन में जो कंट्रीज़ रहती हैं, उन्होंने भी बाइकॉट किया है कि शीतकालीन ओलंपिक में कोई भी हमारे तरफ से राजनेता नहीं जाएगा, बल्कि केवल खिलाड़ी जाएंगे। ओनली जो है स्पोर्ट्स पर्सन जाएंगे, यानी कि जिनको केवल गेम खेलना है वो लोग जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन जाएंगे, बजाय कि कोई राजनेता जाएगा। जबकि इसके अलावा यूएस सपोर्टेड जो कंट्री नहीं है, उन्होंने वहाँ पे जा रहे हैं। चाइना हो गया, रशिया हो गया, और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जा रही हैं, जो यानी 32 कंट्रीज़ हैं जो जा रही हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि पाकिस्तान और रूस के बीच एक काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है कि पाकिस्तान और रूस के बीच अच्छा संबंध हो सकता है। पाकिस्तान और रूस के बीच एक पाइपलाइन प्रस्तावित है 2021 से। ठीक है, 2021 में एक पाइपलाइन का प्रस्ताव सामने आया था, जो 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए स्टीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान और रशिया के बीच में वो किया जा रहा है, जो कहाँ से कहाँ तक, जो रशिया के सपोर्ट से पाकिस्तान में होगा, कराची से लाहौर की ओर जाएगा। ठीक, कराची से लाहौर के बीच में एक गैस पाइपलाइन फैलाई जाएगी 1100 किलोमीटर की। 1100 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन फैलाई जाएगी कराची से लाहौर के बीच में, रसिया के सपोर्ट से पाकिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से चाइना नाराज़ है, जो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि $11 मिलियन का एक तो पहली चीज़ तो उसने अभी तक अपना ऋण नहीं चुकाया है। दूसरी चीज़ कि चाइना हमेशा कहता है पाकिस्तान को कि वो आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठाए, क्योंकि उसके आतंकवादी मतलब संगठनों के द्वारा पाकिस्तान जो सपोर्ट करता है आतंकवाद को, उसकी वजह से चाइना को भी नुकसान झेलना पड़ता है। पिछले ही साल चाइना के 9 चीनी इंजीनियर्स जो पाकिस्तान गए थे, चाइना के 9 चीनी इंजीनियर जो पाकिस्तान गए थे, उनको जो है मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान से चाइना काफ़ी उसके ऊपर गुस्सा है और वो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की मांग कर रहा है। और रूस और चीन के जो राजनेता हैं उनके बीच में बीजिंग ओलंपिक में बात होगी,
तो ये सारे जो मेन मुद्दे थे जो मैंने बता दिया कि क्या क्या होने वाला है, क्यों बाइकॉट यूएस ने किया, और 32 देश हैं जो ओलंपिक में आने वाले हैं, शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है बीजिंग में। मैंने आपको फैक्ट ये याद रखने हैं, और बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई वो एक इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है एज अ फैक्चुअल, कि आपको प्रीलिम्स देना है या फिर कोई वनडे एग्जाम देना है तो उसके लिए उसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए आपका मेन यही है कि कितने देश आमंत्रित किए गए, यूएस ने बाइकआउट किया, किस देश ने बाइकआउट किया, किस किस देशों ने, और ये सारी चीज़ें कि कहाँ पे होने वाला, ये सारी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जिसको लेके आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने कहा है कि हमारा मानना है कि रिवर्स रेपो सामान्यीकरण का समय आ गया है? तो ये एसबीआई ने कहा है। एसबीआई ने कहा है कि रिवर्स रेपो सामान्यीकरण यानी कि रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन, रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं आपको डिक्टेट में चीज़ें समझाना चाहूँगी। पहले तो मैं बता दूँ रिवर्स रेपो सामान्यीकरण किसने कहा है, एसबीआई ने। ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको आप पहले ध्यान दीजिए। अब मैं बताती हूँ रेपो रेट होती क्या है। यहाँ पे दो की बात की जा रही है, एक तो रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। तो पहले ध्यान दीजिए आप, रेपो रेट क्या होती है। ठीक है, रेपो रेट वह रेट होती है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है। आरबीआई जब अपने पास रखे पैसे को जब बैंक को देता है और उससे कुछ ना कुछ उस पर ब्याज लेता है तो वो जो है रेपो रेट होती है। जब आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ये अभी करंट में 4% है। ठीक है, काफ़ी टाइम से 4% है रेपो रेट। अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। जब बैंकों द्वारा आरबीआई के पास पैसा जमा किया जाता है, यानी जो हमारे बैंक हैं उनके द्वारा आरबीआई के पास पैसा जमा किया जाता है। ठीक है, तो आरबीआई कुछ उस पर ब्याज देती है जो इस समय करंट में है हमारा 3.35%। ठीक है, तो उससे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब ये जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन हम चलाते हैं, हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, मैंने अभी शायद 1 या 2 दिन के पहले सेशन में ही बताया होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया जाता है जो आरबीआई चलाती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है जिसमें जो है जिसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है मार्केट में तरलता बनाए रखने के लिए। तरलता को कितना बढ़ाना है और तरलता को कितना कम करना है उसके लिए, प्लस एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन को बरकरार रखने के लिए, इन्फ्लेशन को एक लिमिट मात्रा में जो उसकी रेट है कि इतने से इतने बीच के होना चाहिए, उसके लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का काम किया जाता है। अब जैसे कि मैंने बताया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, अब इसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ता है पहले तो हम उसको देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं डिटेल में कि जैसे जो पैसा होता है वो दो की तरफ से आता है, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से, एक आरबीआई की तरफ से। ठीक है, आरबीआई किसके थ्रू पैसे को मैनेज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू पैसे को मैनेज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ नोट करिएगा क्योंकि ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के से ही यूज़ करती है और उसी से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर कहे तो तरलता मार्केट में मैनेज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से जो हमारे इन्फ्लेशन की रेट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 ± 4। ठीक है, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, 2 से 6% के बीच में हमेशा इन्फ्लेशन होना चाहिए, तभी मार्केट स्टेबल रहेगा। इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन की हिंदी मीनिंग होती है महंगाई की दर। तो यहाँ पे महंगाई की बात की जा रही है कि महंगाई की दर हमेशा 2 से 6% के बीच में होना चाहिए, यानी 2 ± 4% रेट होनी चाहिए, जिससे जो है आपका जो मार्केट है वो स्टेबलाइज रहेगा। अब यहाँ पे आरबीआई 2 तरह की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाती है, एक तो सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, एक कठोर मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, कठोर मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पे मतलब है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि हमें जो है मार्केट में पैसे को कम करना है, तरलता को कम करना है। ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी तरलता को हमें कम करना है। सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि तरलता को हमें बढ़ाना है। ठीक है, अब इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप की होती है, सस्ती और महंगी, यानी कि सस्ती और कठोर। ठीक है,
तो सस्ती जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके लिए आरबीआई क्या करता है, पहली चीज़ तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि जो बॉन्ड होते हैं वो खरीदता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है और आरबीआई खरीदती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और रेपो रेट को कम करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यहाँ क्या कर रही है, खरीद रही है और रेपो रेट को कम कर रही है, जिससे क्या होता है कि जो मार्केट में पैसा बढ़ता है और जिसका परिणाम क्या होता है कि महंगाई की दर भी बढ़ती है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास अगर पैसा है कि हमारे पास किसी सामान को खरीदने के लिए पैसा है तो हम मार्केट में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम ज़्यादा सामान खरीदने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है महंगाई की दर बढ़ेगी, क्योंकि जो चीज़ पहले 5 रुपये में बिक रही थी, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको खरीदने के लिए आ रहे हैं तो वही चीज़ 10 रुपये में बिकेगी। तो यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, अब इसी तरह कठोर की बात करें तो कठोर में क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो जो है आरबीआई बेचना शुरू करती है, यानी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना शुरू करती है, या फिर इसकी जगह बॉन्ड भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट करती है, बॉन्ड आरबीआई लॉन्च करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू करती है और रेपो रेट को बढ़ाना शुरू करती है, या फिर एट द सेम टाइम हम कह सकते हैं रिवर्स रेपो रेट को कम करती है। ठीक इसी तरह यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाती है। जैसे ही आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है बेचेंगे तो यानी कि आप मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, यानी कि बॉन्ड हम जैसे जैसे ही आरबीआई बॉन्ड बेचना शुरू करेगी तो गवर्नमेंट से मार्केट से वो पैसा खींच रही है, रेपो रेट बढ़ाएगी तब भी मार्केट से पैसा खींचेगी। जैसे ही वो मार्केट से पैसा खींचेगी तो लोगों के पास क्रय क्षमता कम हो जाएगी, यानी लोगों के पास अगर पैसा कम होगा तो वो रेयरली ही जाएंगे मार्केट में सामान खरीदने, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में कमी आएगी और मार्केट में जो है तरलता में कमी आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी सस्ती होती है, एक कठोर होती है, या फिर इसको सस्ती और महंगी ये दोनों भी बोल सकते हैं। सस्ती लूज मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मॉनेटरी पॉलिसी यानी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें जो है दो चीज़ें हैं, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रेपो रेट, जैसे मैंने बताया रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, फिर उससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है और मार्केट में तरलता कैसे आती है और तरलता कैसे कम होती है। ये एक प्लीज़ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको इसके बेसिक ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यूपीएससी और पीसीएस के पर्सपेक्टिव से है, बट एट द सेम टाइम जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कभी कभी ये कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान दीजिएगा। आई नो थोड़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इकोनॉमिक्स है, बट इतनी भी नहीं, अगर आप ध्यान देके इसको पढ़ोगे बार बार, अगर आप रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट जो हम बात कर रहे हैं, रिवर्स रेपो रेट के नॉर्मलाइजेशन की यानी कि सामान्यीकरण की, तो सीधी सी बात है, रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने को ही रिवर्स रेपो रेट का नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, जिसके लिए एसबीआई ने कहा है कि जो हमारी करंट रिवर्स रेपो रेट है वो हमारी 3.35% है, जिसको बढ़ाकर 3.75% किया जाए। ये एसबीआई ने डिमांड की है कि 3.75% की डिमांड की है। जैसे ही हमारा रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। ठीक है, जैसे ही मैंने बता दी कठोर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि क्या होगा, जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, ठीक है, वैसे ही लूज मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन में कमी आएगी। ठीक, जैसे ही एसबीआई ने कहा कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ानी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी, इसका सीधा सा मतलब है कि एसबीआई और बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जब वो पैसा देंगे तो उनको ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी, तो इससे संभावना है कि जो है रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, मार्केट में तरलता बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट में तरलता बढ़ेगी और इन्फ्लेशन की दर बढ़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आई नो हमारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं जो पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिखा है रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर की सरकारों ने परंपरागत रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाली चीज़ों पर किस प्रकार का कर लगाया है। तो ये सिन टैक्स लगाया गया है। ठीक है, दुनिया भर की सरकारों ने परंपरागत रूप से जो हमारे लोगों के स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव डालती हैं उन चीज़ों पर सिन टैक्स लगाया गया है। ठीक है, सिन टैक्स से तात्पर्य सीधी सी बात है कि जो चीज़ें हमारे सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जैसे हमारा टोबैको, ठीक है, टोबैको, तंबाकू हो गया, हमारी जो शराब है, ड्रिंक, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है,
और भी जो कई चीज़ें जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये अल्कोहल, टोबैको, कैंडी बार्स और जंक फूड, गैसोलीन, मोबाइल टायर्स, बुलेट्स, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन पर जो है गवर्नमेंट ने एक सिन टैक्स लगाने की बात की है। हो सकता है जो हमारा वैसे हमारा कल ही बजट आने वाला है, तो 1 फरवरी को जो बजट जो माननीय वित्त मंत्री हमारी हैं निर्मला सीतारमन जी जो लाने वाली हैं, उसमें ये प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है, प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है कि वो एक सिन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाएं, जिसके तहत जो ये सारे जो, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि इन सब चीज़ों का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। यानी कि जो हमारी स्लैब बनती है जीएसटी की, उसमें 28% की जो स्लैब है, यानी कि मैक्सिमम टैक्स 28% का टैक्स लगाया जाए। अब यहाँ पे मैं और चीज़ें बता दूं कि जो हमारी सऊदी अरब कंट्री है, सऊदी अरेबिया जो हमारी कंट्री है, वो पहली गल्फ़ कंट्री है जिसने जो है सिन टैक्स लगाया है। ठीक है, यूएई ने जो है 100% टैक्स लगाया है टोबैको पर। ठीक है, टोबैको पर कितना टैक्स लगाया है? 100%, और 50% टैक्स लगाया है ड्रिंकिंग पर। ठीक है, यूएई ने ड्रिंकिंग पर 50% टैक्स लगाया है। बजट में अनाउंस कर सकती हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो अलग अलग जीएसटी की स्लैब होती है वो कौन कौन सी होती है। तो ये 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये हमारी 5 जीएसटी की स्लैब होती हैं, जो आपको पहले भी पता होगा वो होती हैं। ठीक है, तो वही सिन टैक्स की हमने बात की। सिन टैक्स क्या होता है? तो वही जो नकारात्मक चीज़ों पर लगाया जाएगा टैक्स, वो सिन टैक्स होता है। सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी कंट्री ऑलरेडी लगा चुकी हैं। अभी तक इंडिया में ऐसा कोई टैक्स आया नहीं है कि ऐसे पर्टिकुलर इंट्रोड्यूस किया जाए कि ये सिन टैक्स है। वेदर कि जो हमारी ड्रिंकिंग है, टोबैको, जो हमारी ये सब चीज़ें हैं, उसमें से कई चीज़ों पर 28% का स्लैब के हिसाब से जीएसटी लगती है। बट एट द सेम टाइम कहा जा रहा है कि इंट्रोड्यूस हो सकता है बजट में, तो ये प्रोबेबिलिटी है। जैसा भी होगा आने वाले बजट का जो भी हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो हम डेफिनेटली करेंगे, और हो सकता है हम बजट का एक अलग से सेशन लेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, जिससे उसको बेहतर तरीके से समझा जा सके कि क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे ध्यान देने के लिए जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं सहारा रेगिस्तान पहली चीज़ तो है कहाँ। तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ये ऊपर का जो ये पूरा एरिया है, ये हमारा सहारा रेगिस्तान, ये एरिया है, ये हमारा सहारा रेगिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये जो पूरा है यहाँ पे सहारा रेगिस्तान पड़ता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो सहारा रेगिस्तान में नहीं आती, तो इसका आंसर है पहली चीज़ तो नाइजीरिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आप वैसे भी देख सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक विवाद में क्यों है? तो ये टॉपिक विवाद में इसलिए है कि अभी कुछ सालों से मतलब 40 साल में ऐसा कुछ सालों से हो रहा है कि सहारा रेगिस्तान पे बर्फ़बारी हो रही है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फिगर, सहारा रेगिस्तान में बर्फ़बारी हो रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सहारा रेगिस्तान में बर्फ़बारी हो रही है, यानी स्नोफॉल हो रही है। यहाँ का जो अभी करंट टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। -2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का करंट टेम्परेचर है। ठीक है, तो ऐसे वो लगाए जा रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1500 सालों में ये जो एरिया है, जो डेजर्ट है, वो हरा भरा हो जाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर स्नोफॉल हो रही है तो पानी होगा, पानी वेपराइज्ड होगा, फिर एक प्रोसेस के थ्रू, जो हमारी प्रोसेस होती है जल चक्र की, उसके प्रोसेस के थ्रू हो सकता है कि यहाँ पे पेड़ पौधे पनपने लगें और ये एरिया हरा भरा हो जाए, जिसकी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सहारा रेगिस्तान का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो नाइजीरिया नहीं है। ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं आप एक बार मैप में देख लीजिएगा, जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, माली, ये सब जो ऊपर की कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी उसमें आती हैं, वो सब आप डेफिनेटली प्लीज़ एक बार मैप में देख लीजिएगा। जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा हर सेशन में, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ सहारा रेगिस्तान के एरिया में आती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहीद दिवस हर साल महात्मा गांधी की याद में किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। इस दिन जो है नाथूराम गोडसे ने जो है उनको, महात्मा गांधी जी को मारा था, तो इसीलिए उनकी ही याद में शहीद दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं। इस बार जो हमारा शहीद दिवस मनाया गया है वो 74th मनाया गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन जो भारत का सबसे बड़ा है वो गुरुग्राम में खोला गया है। इसमें एक साथ 100 वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। एक टाइम में 100 वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। ये गुरुग्राम में खोला गया है, गुरुग्राम दिल्ली, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर जो नीदरलैंड में, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ का स्टेट बर्ड वेस्टर्न ट्रोपोगन, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट लैंग्वेज हिंदी एंड लोकल डायलेक्ट्स, मेजर रिवर्स एंड डैम्स कौन कौन से हैं, मेजर लेक्स कौन कौन सी हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, ये सब ध्यान देने वाली विषय है। तो ये आप एक बार प्लीज़ ध्यान देख लीजिएगा उसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए इटली के राष्ट्रपति के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ये सार्जियो मैट्रेला को चुना गया है। सार्जियो मैट्रेला, इन्हें जो है दूसरे कार्यकाल के लिए इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, इसको याद करना है आपको। वेल्लोर झील तितलियों का हॉट स्पॉट बन गया है। यह झील कहाँ स्थित है? तो यह झील तमिलनाडु में स्थित है। वेल्लोर झील जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर में स्थित है। वेल्लोर झील जो है कोयम्बटूर में स्थित है। यहाँ पे जो है तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। यहाँ पे 327 प्रजातियाँ एक साथ तितली की रहती हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 25% ऑफ स्पीसीज फ्रॉम तमिलनाडु, 327 स्पीसीज आर अवेलेबल इन द सिंगल लोकेशन। क्राइटेरिया क्वालिफाइज द वेटलैंड एज अ बटरफ्लाई हॉटस्पॉट, इसीलिए इसे बटरफ्लाई हॉटस्पॉट का दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में वेल्लोर झील, ठीक है, तितलियों का हॉटस्पॉट बना है। अगला है 118 देशों के सूचकांक में भारत को क्रॉस एंड कंट्री यात्रा के लिए किस स्थान पर स्थान दिया गया है? तो ये 10वें स्थान पर स्थान दिया गया है, ठीक है। क्रॉस कंट्री यात्रा के लिए, क्रॉस कंट्री यात्रा से ये जो हमारा इंडेक्स है, ये पहले तो एक इंडेक्स है जो कि सूचकांक दिया ही गया है। ये सूचकांक किसने निकाला है? तो ये निकाला है वैकेशन होम एग्रीगेटर हॉलीडे। वैक्सीनेशन होम एग्रीगेटर हॉलीडे नामक एक संस्था है जिसने जो है क्रॉस एंट्री यात्रा यानी क्रॉस एंट्री ट्रैवलिंग सूचकांक निकाला है, क्रॉस एंट्री ट्रैवल इंडेक्स निकाला है। वैकेशन होम एग्रीगेटर हॉलीडे नामक कंपनी ने, संस्था ने ये इंडेक्स प्रकाशित किया है, जिसमें जो है 10वें स्थान पर इंडिया है। यानी कि लोग कहाँ ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं उसके लिए है, तो 10वें स्थान पर इंडिया है। इसकी जो टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जाना प्रेफर करते हैं वो है USA, देन मैक्सिको, देन कनाडा, और उसके बाद मलेशिया, और उसके बाद और भी कंट्रीज़ हैं, बट 10वें स्थान पर हमारा इंडिया है। तो ये आपको ध्यान देने की विषय है, ठीक है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि इंडेक्स जो है पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इस सब पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय एयरटेल ने निम्नलिखित में से किसने दीर्घकालिक साझेदारी समझौता की घोषणा की है? तो गूगल ने की है, यानी गूगल और एयरटेल के बीच साझेदारी समझौता हुआ है। तो यहाँ पे बस ध्यान देने वाला क्वेश्चन ये है कि भारतीय एयरटेल के देखिए CEO कौन है? हाँ, भारतीय एयरटेल के CEO कौन है? तो गोपाल विट्ठल जी हैं, ठीक है। और भारतीय एयरटेल के फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल जी हैं, ठीक। यहाँ पे गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचई जी हैं। तो ये सब आपको ध्यान देने वाले क्वेश्चन है जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल ने जीता। ग्रैंड स्लैम को लेकर काफ़ी टाइम से हम उसके लिए पढ़ रहे हैं कि इस बार जो है नोवाक जोकोविच को नहीं जाने दिया गया ग्रैंड स्लैम खेलने, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम खेलने। तो उसकी वजह से तो नोवाक जोकोविच तो नहीं खेल पाए, बट राफेल नडाल ने अपना 21वां
ग्रैंड स्लैम पदक जीता है 21st। ये एक पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है, तो ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ ग्रैंड स्लैम 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से इस बार नोवाक जोकोविच, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जो सर्बिया के बीच में डिबेट रहा, जैसा कि हम पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं, उसकी वजह से उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से नोवाक जोकोविच को खेलने से मना कर दिया गया, ये बोल के कि हाँ आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको खेलने नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस बार वो ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल पाए हैं। उसकी बजाय अब इस बार राफेल नडाल ने ये ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, चलते हैं हमारे इस सेशन के लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पे। डेटा गोपनीयता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 28 जनवरी को मनाया जाता है, डेटा गोपनीयता दिवस, यानी कि डेटा प्राइवेसी डे। ठीक है, इस बार डेटा प्राइवेसी डे, क्योंकि ये एक डे है तो इसकी थीम ऑब्वियसली होगी, तो इस बार की थीम है प्राइवेसी मैटर्स। प्राइवेसी मैटर्स ये इस बार की थीम है। ठीक है, तो ये एक तो पहली चीज़ तो ध्यान देने का विषय है। दूसरा, चूँकि हम डेटा गोपनीयता की बात कर रहे हैं, डेटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली राइट टू प्राइवेसी कि हम बात करना कैसे छोड़ सकते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 के अंदर हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसे जो हमारा पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस था, उसके तहत जो है राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस था, जिसके तहत घोषित किया गया था। तो ये चीज़ें आपको रिकॉल रहनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो आप फैक्ट्स होते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप अपने आंसर राइटिंग में अगर यूज़ करते हो तो आपके आंसर काफ़ी बेहतर हो जाते हैं बाकी सबसे, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और बाकी तो आपको ये सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए एज अ नॉर्मल लाइफ में भी और एज अ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी। तो मैंने बताया राइट टू प्राइवेसी जो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कई एग्जाम्स में कि राइट टू प्राइवेसी हमारे किस आर्टिकल के अंदर आता है। ऑप्शन दे देगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 20 ऐसा समथिंग। तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो आज का सेशन हम इसी से ख़त्म करते हैं। अगर आपको बच्चों प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन को शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। और आपको इस सेशन का PDF टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा क्लास के बाद। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपके जो भी व्यू हों, अच्छे बुरे जो भी हों, वॉट आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आप कोई अलग क्लास चाहते हैं, कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पिन करें। हमारी टीम उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।